गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देशांतरी रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, मात्रा में गलती हो सकती है। समय कैसे ज्ञात किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि। आज हम इनकी बात करने वाले हैं, काफ़ी शानदार तरीके से समझने वाले हैं। बस वीडियो को आखिरी तक देखें अगर आपको समझना है। इस तरह आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा, इतनी आसानी से समझने वाले हैं। बस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी देशांतरी रेखाएं जो इस तरह होती है, देशांतरी रेखाएं कैसे होती है, यही तो होती है ऐसे, ये इस तरह होती है। ये आपका नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। नीचे की ओर आपका दक्षिणी ध्रुव, उत्तर की ओर आपका उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और खींची गई रेखाएं आपकी देशांतरी रेखाएं कहलाती है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो यही है कि ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची। अब देखिए, जो ये रेखाएं होती है ये वास्तविक नहीं होती है। अगर वास्तविक होती तो आपको कहीं ना कहीं तो आपका पैर पड़ता उनके ऊपर, इतना घूम लिए होंगे आप तो कहीं ना कहीं तो पैर टच करता। तो ये वास्तविक नहीं होती, ये काल्पनिक होती है, खींच ली, ऐसे ही पता करने के लिए खींच ली गई है, स्थिति का पता लगाने के लिए और समय का पता लगाने। तो ना तो देशांतरी रेखाएं वास्तविक होती है और ना ही अक्षांशीय रेखाएं वास्तविक होती है। आगे चलते हैं। तो आपको महत्व की बात ध्यान होनी चाहिए कि देशांतरी रेखा ये और ये अक्षांशीय रेखा, इन रेखा से आप, ये पूरी पृथ्वी है, ये जो मैंने गोला बनाया ये आपकी पृथ्वी है। अभी इसको चमकाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान लीजिए कि जो देशांतरी रेखाएं है और ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, इससे आप किसी भी स्थिति का पता लगा सकते हैं, किसी भी देश के किसी भी राज्य का पता लगा सकते हैं। हम समझने वाले हैं कि कैसे लगाएंगे पता, आप बस बने रहिए साथ। मतलब समझ रहे हैं आपके, पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह, पृथ्वी कितना बड़ा ग्रह है, इतने बड़े ग्रह पर इस बिंदु का पता लगाना, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, आपको ये पता लगाना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, या यहाँ पर जब मैं पहुँचूँगा तो अभी जो मेरे पास समय हो रहा है तो यहाँ पर समय क्या हो रहा है, या अभी यहाँ पर रात है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए रेखाएं काफ़ी मदद करती है आपकी। ये रेखाएं, इसका आसानी से पता लगा सकते हैं आप। तो ये तो था इनका बेसिक नॉलेज। अब आइए सबसे पहले अक्षांशीय रेखा की बात करते हैं। अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांशीय रेखा की बात करते हैं। तो ये रही आपकी अक्षांशीय रेखाएं, दिख रहा है आपको। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। विश्व को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। बीचों बीच से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। आया समझ? जो आपकी भूमध्य रेखा है वो कहाँ होगी, बीचों बीच होगी। और बीचों बीच ये देखिए आपका 60 डिग्री है यहाँ पर, तो ये जो होगा आपका, ये होगा 90 डिग्री। उत्तरी नॉर्थ कहाँ पर स्थित होगा, 90 डिग्री पर स्थित होगा। 60 और फिर 90, तो यही स्थिति इधर होगी नहीं होगी नीचे की ओर। ये आपका 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा।
तो अक्षांशीय रेखाएं हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। तो कुल कितनी रेखाएं खींची जाएगी? हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है अगर, तो कितनी खींची जाएगी? तो 90 ये और 90 ये और एक भूमध्य रेखा। समझ रहे हैं आप? 0 डिग्री भी तो एक रेखा ही है। तो 90 ऊपर हो जी, 90 नीचे हो गई, तो कुल कितनी हो गई? 181 रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? तो कुल अक्षांशीय रेखाएं 181। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो भूमध्य रेखाएं हैं इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे या तो भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, 0 डिग्री पर अगर ये भूमध्य रेखा हम ऐसे बना देते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एक प्याली लीजिए आप, या कुछ भी एक गोलाकार चूड़ी ले लीजिए आप, ये ले, इस चूड़ी को 2 भागों में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? ऐसे ही तो बांटेंगे। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, तो एक काल्पनिक रेखा खींची गई 0 डिग्री, उसके ऊपर के क्षेत्र को उत्तर कह दिया गया, नीचे के क्षेत्र को दक्षिण कह दिया गया। मतलब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव आखिरी छोर 90 डिग्री की जो रेखा है वो ध्रुव है। जलवायु में हम इसे काफ़ी आसानी से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। भूमध्य रेखा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन हमें अक्सर पूछ लिया जाता है, भूमध्य रेखा कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। और भूमध्य रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, दक्षिण और उत्तर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर रेखा बनाई आपने, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर बनाई, ये अक्षांशीय रेखा है, फिर आपने यहाँ पर बनाई, फिर आपने यहाँ पर बनाई। तो आप देखिए, जब इन पर गोला बनाएंगे आप इस तरह, तो रेखाएं धीरे 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 बढ़ती जाएगी, तो एक वृत्त का रूप ले लेगी या नहीं ले लेगी? जब रेखाएं एक वृत्त का रूप ले लेगी तो हम इन्हें वृत्त रेखाएं भी तो कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये रेखा बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी। आप गोला बनाएंगे तो गोल होगा नहीं होगा, तो इन्हें वृत्त रेखा भी तो कह सकते हैं। एक वृत्त बना रही है तो वृत्त अक्षांशीय रेखा भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए आप, इसमें ये रेखा है आपकी बनी 0 डिग्री, ये रेखा सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी? अक्षांशीय रेखा में सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखाएं कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। मान लीजिए आपका जवाब क्या होगा? हमेशा अब थोड़े प्रोफेशनल क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसमें डी भी होता है और ई भी होता है। क्लियर है? आपका जवाब ई होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ी रेखा तो 0 डिग्री होती है। देशांतरी रेखाओं की स्थिति अलग होती है, उनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क होता है, इसलिए 0 डिग्री का महत्व जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा होती है जो 0 डिग्री पर स्थित होती है, और 0 डिग्री ही सबसे बड़ी है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जब से सबसे बड़ी अगर सबसे 0 डिग्री है, तो सबसे छोटी अगर 0 डिग्री है, तो सबसे बड़ी 90 डिग्री होगी।
90 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी दो अक्षांशीय रेखाएं होती है 90 डिग्री, और सबसे छोटी 0 डिग्री सिर्फ एक ही होती है, वो भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है, नॉर्थ में और साउथ में। अब दो अक्षांशीय रेखाएं और होती है, ये तो हमने देख लिया, विषुवत रेखा 0 डिग्री है। अब दो अक्षांशीय रेखाएं और होती है जिनके मध्य सूरज ऊपर नीचे होता रहता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। 23.5 डिग्री आपने सुना होगा, तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री इसके ऊपर नहीं होगा, याद रखना हमेशा यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ। क्लियर है आपके लिए? अब यहाँ पर साढ़े मोटे तौर पर हम इसको ही 23.5 मान लेते हैं, ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। 23.5, सॉरी पेन खत्म हो गया। 23.5 डिग्री जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो होती है वो क्या होती है? जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो अक्षांशीय रेखाएं होती है, दो रेखाएं होती है, आपको पता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, नाम सुना होगा। तो ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? तो ये रेखा जो है वो है कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री अब आपको पता है, अगर रेखाएं माप के बनाई जाती है, आपको पता है, रेखाएं अगर माप के बनाई गई है तो आपको पता है रेखाएं माप के बनाई जाती है। जो कर्क रेखा अगर बनाई गई है उत्तर के लिहाज से, तो दक्षिण के लिहाज से भी तो शायद 23.5 डिग्री की एक रेखा और बनाई जाएगी। इस रेखा का महत्व क्या है कि सूर्य यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, इससे ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। अगर लंबवत किरणें पड़ेंगी सूर्य की तो इनके मध्य पड़ेगी या इस लाइन पे पड़ेगी, कर्क रेखा पड़ेगी, इसके ऊपर नहीं पहुँच पाएगा वो। इसीलिए तो रेखा बनाई गई है। इसका बनाने का मकसद क्या है? अक्षांशीय रेखाएं क्यों बनाई गई है? क्योंकि उस चीज़ की स्थिति का पता लग सके कि कौन सी चीज़ कहाँ तक हो सकती है या कहाँ पर स्थित है। पृथ्वी हमारी एक तो अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है और एक चक्कर लगाती है। आगे पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में कि पृथ्वी किस प्रकार घूर्णन करती है, किस पर चक्कर लगाती है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए आप, कर्क रेखा हमारी उत्तर की ओर है, तो दक्षिण की ओर भी तो 23.5 डिग्री एक रेखा बनानी पड़ेगी। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर रेखा बनानी पड़ेगी तो उस रेखा का भी तो कोई नाम होगा, तो उस रेखा का नाम दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा। तो सबसे बड़ी जो अक्षांशीय रेखा है वो क्या है? वो है 0 डिग्री, विषुवत रेखा। उसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य नाम से पता चल रहा है, भू यानी भूभाग, पूरा भूभाग, और मध्य भूभाग के मध्य की रेखा। कर्क रेखा जो उत्तर की ओर है, और ये है आपकी मकर रेखा। क्लियर है? यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा आपको। इनमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना ये आपकी पूरी पृथ्वी है, इसके भीतर यहाँ पर अमेरिका है, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका वर्ल्ड है, यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप, यहाँ पर एशिया महाद्वीप के नीचे भारत, जो भारत यहाँ पर स्थित है, इस जगह सारी स्थिति का पता लगाने वाले हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ही आसानी से और काफ़ी धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। बस इतना याद रखिए, चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक पूछा जाएगा, उसको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा और इसमें क्या पूछेंगे आपसे? यही है, रेखा को खुद काल्पनिक बनाई गई है, तो इसमें जाकर क्या पूछ लेंगे। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं
हमने रेखाएं बनाई थी, आपको पता है। ये बनाई हमने कर्क रेखा, यहाँ पर बनाई हमने विषुवत रेखा, और यहाँ पर बनाई हमने मकर रेखा। अब मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री। कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्य रेखा। ठीक है, अब पता कीजिए ये सूरज है आपका। इन रेखाओं के बनाने का मकसद क्या है? जो इतिहासकार हैं, जो भूगोल लेता है, इन रेखाओं के बनाने का मकसद क्या है? इनका मकसद है कि सूर्य जब यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर होगा नहीं, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है। एक वर्ष में पृथ्वी पूरा घूर्णन करती है कि नहीं करती? आपको पता है एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चक्कर पूरा कर लेती है। सूर्य हमेशा स्थिर है। सूर्य अगर यहाँ पर है तो सूर्य यहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य घूमते घूमते इधर आ जाएगा, नहीं, पृथ्वी घूमते घूमते इधर आ जाएगी। याद हमेशा ये पता होना चाहिए आपको कि सूर्य कभी नहीं घूमता है। सूर्य हमेशा स्थिर है और यहीं रहेगा। अगर वो यहाँ पे है तो यहीं रहेगा, अगर वो यहाँ पे है तो यहीं रहेगा। घूमेगी कौन? पृथ्वी। अगर पृथ्वी को घूमती 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 ये एक वर्ष 6 महीना में, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है, 6 महीनों में, यहाँ 3 महीनों में, यहाँ पर 3 महीनों में, यहाँ पर 3 महीनों में और 3 महीनों में। तो आपको पता है एक वर्ष कोई भी ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वो कितने दिनों में कर रहा है, उतने ही दिन वर्ष में वर्ष बन जाएगा। मतलब पृथ्वी, समझ आ गया आपको? आया समझ आपको? ध्यान से देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर आने में इसे 90 दिन लगे। सूर्य के यहाँ पर आने में काउंटिंग में 90 दिन लगे और 90 दिन यहाँ पर आने में लगे। 90 दिन यहाँ पर आने में लगे और यहाँ से यहाँ पर आने में 90 दिन, तो टोटल कितने? 180 दिन हो गए। 180 दिन यहाँ पर आने, वापस यहाँ पर आने में लगेंगे, तो टोटल कर लीजिए आप। 180 0 8 16 360 दिन। अब कुछ ये मैंने एक मोटे तौर पर आंकड़ा बता। अब जो 7 दिन होते हैं इसमें कुछ 1/4 दिनों का कुछ होता है, वो भी यहाँ पर समझाना मुमकिन नहीं है। आपको सब भूल जाएंगे, आप समझ में भी नहीं आएगा। अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको पता चल गया कि एक वर्ष कैसे बनता है। एक वर्ष तब बनेगा जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर लेगी। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सूर्य ग्रह शुक्र ले लीजिए। शुक्र यहाँ पर है, उसको यहाँ पर आने में मान लीजिए 100 दिन लगे, यहाँ पर आने में 100 दिन लगे, 200 हो गए, और 200 ही दिन यहाँ पर आने में लगेंगे, तो 400। तो वो वर्ष 400 दिनों का होगा। समझ रहे हैं आप? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ष को बनाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगाती है, वही वर्ष है। आपको डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य के चक्कर पूरा कर लेती है वो एक वर्ष बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, सूर्य पृथ्वी घूमेगी। पृथ्वी एक तो पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23 डिग्री। ठीक है, सूर्य आंकड़ा मुझे पता नहीं, मैं हाँ सही बताया था मैंने। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, मतलब कि इस तरह मान लीजिए। तो एक तो ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे, ठीक है। एक ये घूम रही है ऐसे, मतलब एक तो ये ऐसे घूम रही है,
और ये घूम रही है ऐसे। क्लियर है? अब देखिए, सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है। अब मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, झुकी हुई है, तो थोड़ी देर प्रकाश यहाँ पर आएगा, पृथ्वी घूमेगी, झुकी हुई है, तो अभी झुका हुआ भाग इस साइड में, जब ये घूम के आएगी तो ये वाला भाग सूर्य की किरणों के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये पृथ्वी घूमेगी और उस साइड में जाएगी, तब ये भाग पर किरणें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और जब इस भाग पर किरणें पड़ेंगी तो इस भाग पर भी तो पड़ेगी। ये अभी समझाना आपको मुमकिन नहीं होगा, मुझे पता है समझ नहीं आएगा सूर्य का। इसके लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, पृथ्वी और उनका ग्रह कहाँ पर स्थित है। अभी तो आप इतना पता रखिए बस। ये है आपके रेखाएं, 3 रेखाएं, विश्व की सबसे बड़ी। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हम थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अक्षांशीय रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है? क्लियर है? अब मैंने आपको बताया कि स्थिति का पता लगाया जाता है। अब स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी तो जरूरी चाहिए नहीं चाहिए, समय चलो मान लीजिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्थिति का पता लगा रहे हैं हम, समय का पता नहीं। स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी तो चाहिए ना। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्थिति ये है, वो यहाँ पे है, इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता तब लगाया जाएगा जब उसकी स्थिति, उसकी दूरी पता चलेगी कि कितना दूर स्थित है मुझसे। अब आपसे कह दिया जाए कि वो तो उधर खड़ा है, तो किधर खड़ा है? आपको पता, आपसे, अब आपको पता है वो उधर खड़ा है, तो आप पूछेंगे किधर खड़ा है। लेकिन आपको ये कहा जाए कि वो आपसे 100 किलोमीटर दूर उत्तर और पश्चिम में खड़ा है, तो आपका ध्यान इधर चला जाएगा कि हाँ 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर खड़ा है। क्लियर है आपका? तो इसका पता लगाने के लिए इन रेखाओं को किसमें बांट दिया? इन रेखाओं को 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर में बांट दिया। कितना आसान आंकड़ा है, 1 1 1 1, यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर ये किलोमीटर। क्लियर है? तो हर एक रेखा, और ये मान लीजिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इनके मध्य जो दूरी है वो है 111 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये थी आपकी अक्षांशीय रेखाएं जो इस तरह बनाई गई है। अब मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अगले वीडियो में हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, और जब हम रेखाएं ख़त्म कर लेंगे, इनकी स्थिति का पता लगा लेंगे, तब हम चलेंगे सूर्य के उत्तरायण कैसे होता है, दक्षिणायन कैसे होता है, पृथ्वी क्या काम करती है, रात कैसे होती है, दिन कैसे होता है, उनकी बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।